के जा सर आए हैं, चलो एक बार देख लेते हैं। आप फिर वो चले जाएंगे क्योंकि उनको पढ़ने उड़ने का कोई इच्छा है नहीं। वो खोजते रहते कंट्रोवर्सी, किधर कंट्रोवर्सी होगा, कौन मास्टर के क्लास लड़ गया, कहां पर क्या चल रहा है। अरे भाई ये सब चीजों से आपको क्या मिलना है, कुछ नहीं मिलना है। एक मास्टर हमको दिल्ली वाला फोन करके कहता है कि सर एक काम कीजिए, हम आपका विरोध करते हैं, आप मेरा विरोध कीजिए, दोनों आदमी मिलकर टीआरपी बटोरते हैं और हम लोग जो है एक दूसरे का विरोध करेंगे, बच्चे सुनने आएंगे, उसी में कोर्स बेच लेना है। हम ले सर बड़ा बढ़िया आइडिया है, लेकिन ये आइडिया हमको सूट नहीं करता है, मेरे वर्क नेचर को ही सूट नहीं करता है, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अब उसमें बहुत सारे 2-3 हजार बच्चे तो एकदम फालतू होंगे जो 1-2 दिन में चले जाएंगे, क्योंकि उनको चला कंटेंट को समझने के लिए ना, पीछे अगर कुकर्म नहीं किए हो तभी समझ में आएगा। नहीं तो 1 घंटा तुम, अच्छा जो लुच्चा लफुआ बच्चा है, अगर 1 घंटा तुम बैठा के खाली हमको दिखा दो तो मरद बुझ जाएंगे। इंटरव्यू क्यों होता है, कभी सोचे हो? इंटरव्यू इसलिए होता है कि उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज को पहचाना जाता है। जे लुच्चा बच्चा होगा न, चला वो एडमिशन लेगा 1-1.5 महीना, हम लोग 20% एक्स्ट्रा एडमिशन लेते हैं हर बैच में, क्योंकि पता है 20% भाग जाएगा। ये बात पहले से फिक्स है, क्योंकि चला और लुच्चा बच्चा होगा ना तो अस्थिर नहीं रहेगा, बैठेगा वो नहीं पढ़ सकता, क्योंकि उसने पीछे बहुत सारी गलतियां की है। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो देखने आ जाते हैं, वो अपने जैसे जैसे उसका लोड बढ़ते जाएगा भागते जाएगा वो। तो आइए, हाँ, लेकिन हम लोग चला उसको पढ़ेंगे और आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है कि आप लोगों ने रियल में पढ़ाई की है, तो आप लोगों को दिक्कत एकदम नहीं होना है। और जो फेक बच्चे हैं उनको दिक्कत, नहीं नहीं तुम अपना मत दो, मेरा ही दे दो, तुम्हारा बर्बाद हो जाए। लेकिन सर बच्चों को इतना सारा थैंक यू कि बच्चे पढ़ने आते हैं, और कंटेंट आप भी पढ़े होंगे तो आपको अच्छा फील हुआ होगा, आगे और भी अच्छा फील होगा अगर आप कंटेंट के दीवाने हैं तो। और नहीं आप किसी और चीज के दीवाने हैं तो मामला गड़बड़ाएगा। आ जाइए, सेकेंड लास्ट चैप्टर, इवन लास्ट ही चैप्टर इसको मानो, केमिस्ट्री का कैटलिस्ट एलॉय एंड ओर्स। क्या है ये? पहले हम लोग कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कैटलिस्ट क्या होता है जानते हो? क्या होता है? जैसे मान लो कि हम दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, मान लीजिए ये दोनों आदमी झगड़ा कर रहे हैं। इधर आ जाइए, आ जाओ, तू भी आ जा, आ जा, नहीं क्यों शर्मा, चूजा है तुम, आ जा। मान लीजिए ये दोनों लोग झगड़ा कर रहे हैं। कहाँ घर है आपका? आपका? तुम क्यों शर्मा रहा है इतना? इधर देखो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा से पढ़ता भी है। इधर आ। मान लीजिए ये दोनों झगड़ा कर रहा है और हम बोल रहे हैं ना मारो। हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, हम झगड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इसको बोल रहे हैं कि मारो इसको, जे होगा देखल जाएगा, हम हैं, हम उत्प्रेरक हैं। हम अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे, लेकिन अभिक्रिया को तेज कर देंगे या धीमा कर देंगे। अगर मान लो ये बहुत ज्यादा उसको मार रहा होगा, हे छोड़ दो, हे छोड़ दो, हे छोड़ दो, जैसे हमारे शशि सर, वो अभिक्रिया को तेज कभी नहीं कर सकते हैं, वो अभिक्रिया को हमेशा धीमा करते हैं। मतलब हम लोग आ रहे थे, एगो नहर पे झगड़ा हो रहा था, सर मेरे गाड़ी पे बैठे थे, एगो ईटा उठा के और दूसरा को मारने के लिए तैयार था। वो बोले रुके रुके रुके, उतर के उछल गए। हम बोले सर ईटा उठा मार देगा, कहाँ लगे, मतलब हम भी उनके साथ चले गए। गए तो देखते हैं कि बेचारे को क्या 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 समझा दिए, वो ईटा रख के घर चल गया। हमने तरीके। तो शशि सर हमारे अच्छे व्यक्तित्व के परिचायक तो हैं ही,
तो मान लीजिए कि या तो हम इसकी अभिक्रिया को तेज कर सकते हैं या तो हम इसकी अभिक्रिया को धीमा कर सकते हैं, दो ही काम कर सकते हैं। और कुछ उखाड़ सकते हैं हम इसका? बोलो रे। या तो हम इसकी अभिक्रिया को तेज कर सकते हैं या इसकी अभिक्रिया को हम धीमा कर सकते हैं। या तो प्रमोटर है या डिमोटर है। बोलो रे। या तो हम उत्प्रेरक प्रमोट करेंगे या विष है, मतलब इसको घटा देंगे। तो एक होता है, मान लो मेरे पास 10 रुपया है। मान लीजिए मेरे पास कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। तो मेरे पास 12 रुपया हो गया आज, और कल मेरे पास वो पैसा 8 रुपया हो गया। तो परिवर्तन का मतलब होता है बढ़ाना या घटाना। मेरा पैसा अगर 10 से 12 हुआ तब भी परिवर्तित हुआ, मेरा पैसा अगर 10 से 8 हुआ तब भी परिवर्तित हुआ। परिवर्तन का मतलब होता है या तो बढ़ाना या तो घटाना। बोलो हाँ या ना। परिवर्तन का मतलब होता है या तो बढ़ाना या तो घटाना। तो हम तो दोनों काम न कर रहे हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। बोलो हाँ। तो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वह भौतिक राशि है जो किसी अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है, या यूं कहें कि परिवर्तित करता है। लेकिन अगर बढ़ाता घटाता में से ही किसी एक को चुनना होगा, यही तो चला मेरिट तक लेके जाएगा। यदि बढ़ाता घटाता में से किसी एक को चुनना होगा तो बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। और अगर बढ़ाता घटाता भी रहे, एक ऑप्शन बढ़ाता एक ऑप्शन घटाता एक ऑप्शन परिवर्तित करता, तो आंसर परिवर्तित करता हो। सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। बोलो रे। एक ही म्यूजिक वाला अलग अलग जगह पर अलग अलग धुन बजाएगा। अब मरनी में जो जाएगा शादी वाला नहीं है ना बजा देगा रे, जुलूमे हो जाएगा। बोलो जी जनाब। कहते हैं गौर फरमाइएगा। कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ, हम रासायनिक पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर, देखो शब्द की मर्यादा रखे हैं हम अपने किताब में, चला क्वेश्चन के हिसाब से शब्द की मर्यादा रखे हैं। परिवर्तित कर देता है, ये नहीं लिखे हैं बढ़ा देता है, ये भी नहीं लिखे हैं घटा देता है। क्या लिखे हैं? बढ़ाना और घटाना दोनों आ गया इसमें। बोलो उत्प्रेरक कहलाता है। इस प्रक्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं, कैटालाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैटालाइसिस कहते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? बर्जिलियस। किसने बताया था? बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने 1835 ईस्वी में बताया था। कितने ईस्वी में? मतलब हमारा देश आजाद होने से 100 साल पहले उन्होंने बताया था कि उत्प्रेरक जो है वो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या तो घटा देगा या तो क्या करेगा? परिवर्तित कर देगा। अगर आपको क्वेश्चन दे उत्प्रेरक, यही एक लाइन जो अभी हम तुमको पढ़ा रहे हैं, चला यही तुमको फायदा करेगा हमसे पढ़ के। अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, दूसरा घटा देगा, तीसरा परिवर्तित कर देगा, चौथा नॉन ऑफ दीज। बढ़ा देगा, बढ़ा देगा, दूसरा घटा देगा, तीसरा कुछ ना करेगा, चौथा नॉन ऑफ दीज। यहां आंसर होगा बढ़ा देगा, यहां आंसर होगा परिवर्तित। बोलो ना, एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर नहीं हो सकता है। कोई चाकू से मरेगा, हम कहेंगे किससे मरा, तो कहोगे स्टील से मरा, तो गलत आंसर होगा। कहोगे चाकू से मरा, ये भी सही है। कहोगे धारदार हथियार से मर गया,
ये भी सही है, जल्दी से लिख लीजिए। हेलो 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 हेलो, हो गया? यही चला एक, वो इतने का फायदा है हमसे पढ़ के, न तो बाकी तो सब किताब में लिखल है उत्प्रेरक क्या है, तो वह अभिक्रिया की दर को बदल देता है। लेकिन ये आईना तुमको अगर देखना है तो हमसे जुड़ना है। हम तुमको यहां तक लेके चलेंगे और तुम्हारा क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। अन्ना तो चला हो जाएगा समस्या। जैसे चला है क्या कि हम मान लो दूध भी बेचते हैं, मेरा मेन काम है दूध बेचना, और साइड से हम 10 गो पेपरों ले लेते हैं बेचने के लिए, ठीक ना? तो हम, हमारे लिए कोई पूछेगा कि ये क्या है, दूध का विक्रेता है कि पेपर का विक्रेता है, तुम्हारे पास दो एक ऑप्शन होगा, दूध की पेपर। जो मेरा मेन काम है वो उत्तर होगा। अगर हम तुमको कहेंगे ये क्या है, दूध का विक्रेता है, पेपर का विक्रेता है, कि दूध और पेपर दोनों का विक्रेता है, तो आंसर होगा दूध और पेपर दोनों का विक्रेता है। लेकिन कोई एक अगर चुनना होगा तो क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे? दूध का विक्रेता। क्लियर है? कैटलिस्ट का उपयोग देखो, हैबर विधि से अमोनिया बनाने के लिए हम लोग कैटलिस्ट आयरन उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए हम लोग निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? N2। जब H2 से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा मेरी जान NH3, और इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में हम लोग यूज करेंगे वो किसको? आयरन। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और ये हैबर विधि है। कौन विधि है? चला पता है सल्फाइड ऐश का निष्कर्षण कैसे होता है? फेन उत्प्लवन विधि से। सुने हो? नहीं सुने हो? सल्फाइड निष्कर्षण समझते हो? निष्कर्षण का मतलब होता है अलग होना। निष्कर्षण मतलब, जैसे जमीन के अंदर ऐसा नहीं कि अल्युमिनियम है तुम उठा लोगे, जमीन के अंदर बॉक्साइट नाम का पदार्थ है जिसमें अशुद्धि प्लस अल्युमिनियम है, अशुद्धि को हटा लोगे तो अल्युमिनियम मिल जाए। बोलो रे। जमीन के अंदर हेमेटाइट नाम का पदार्थ है, हेमेटाइट निकालोगे उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, उसको निकाल दोगे अशुद्धि को, तब तो आयरन मिलेगा। जमीन के अंदर लोहा नहीं है, जमीन के अंदर क्या नहीं है? लोहा नहीं है। वैसे ही चला सल्फाइड ऐश जो है सल्फर, ये जमीन के अंदर नहीं है, ये जमीन के अंदर अशुद्धियों के साथ पड़ा हुआ है। इसके निष्कर्षण में बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए होते थे। मतलब तुम समझो सल्फर बहुत ही महंगी धातु हुआ करती थी, इसलिए पहले मेडिसिन मलहम वगैरह बहुत महंगा हुआ करता था, क्योंकि इसके निष्कर्षण में बहुत पैसा लगता था। जैसे कुछ कुछ अनाज तुम देखना, जिसको पैदा करने में, जिसको अच्छे से सुखाने उखाने में, जिसको तैयार करने में बहुत पैसा लगता है, वो बहुत महंगा होता है। चावल महंगा है कि गेहूं? चावल। मक्का महंगा है कि गेहूं? हाँ, मक्का की गेहूं? तुमको बता दे क्यों मक्का सस्ता है? मक्का चला कम मेहनत में हो जाता है। हम लोग के तरफ का जो किसान है वो अभी इतना खुशहाल है, इतना खुशहाल है कि बता नहीं सकते, क्योंकि वो लोग मक्का की खेती अब करते हैं। कोई अब गेहूं की उपज नहीं करता है। बहुत कम लोग 2-4 कट्ठे में लगाते हैं, नहीं तो सब लोग मक्का की उपज करते हैं। और मक्का की उपज से जिसको 10 कट्ठा खेत है ना, वो उतना पैसा का उपज कर लेता है कि पूरा साल खा पी के निमंत्रण उमंत्रण जाके आराम से सूझ जाता है। मतलब 10 कट्ठा में उसको 1-1.25 लाख रुपया हो जाता है। तो 1 से 1.25 लाख रुपया का मक्का हो जाता है। हम लोग की तरफ का कट्ठा बड़ा है, जैसे 3600 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा है। मतलब ये घर समझो 1.5 कट्ठा है, मुश्किल से 1.5 कट्ठा होगा ये पूरा घर। 1.5 कट्ठा कहाँ, ये तो 3000 स्क्वायर फीट आई है एक कट्ठा, एको कट्ठा से कम में हो गया।
इतना बड़ा एक कट्ठा है हम लोग के यहाँ। मतलब एक कट्ठा ले लोगे तो दरवाजा भी हो जाएगा, घर भी हो जाएगा, अंगना भी हो जाएगा, सब ओकरे में हो जाएगा। ये पटना का एक कट्ठा कितना कितना 1361। अब 1361 मतलब समझ लो यहां से लेकर वो दीवाल तक, इधर ही दीवाल, इधर इतना, इतने दूर का एक कट्ठा है। मतलब 40 बाय 35 का, 40 फीट लंबा और 35 फीट चौड़ा ले लोगे तो तुम्हारा एक कट्ठा लगभग हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मक्का इसलिए सस्ता है क्योंकि उसमें उसकी उपज में बहुत कम मेहनत है। एक बार उसको उसकी बुनाई हो जाती है, बुनाई के बाद उसको जो है जोत देता, चौकी लगाता है, फिर खाद डाल देता है उसी टाइम में, फिर वो बड़ा होता है तो उसको थोड़ा थोड़ा कोड़ाई कर देता है। कोड़ाई करने के बाद फिर और बड़ा होगा तो पानी अगर नहीं हुआ तो एक पानी दे के खाद मार दिया, हो गया मक्का। इसके अलावा और कुछ नहीं करना होता। लेकिन गेहूं में ऐसा नहीं है, गेहूं में बहुत सारी समस्याएं हैं। ठंडा बहुत ज्यादा पड़ गया तब गेहूं में समस्या, काट के रख दिए तब गेहूं में समस्या, 3 गो पानी देना पड़ेगा कम से कम तुमको गेहूं में, बहुत सारी बातें हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ चला। अब सल्फाइड ऐश का निष्कर्षण कैसे हुआ? एक इंजीनियर था, इसके बारे में बड़ी रोचक कहानी है। एक इंजीनियर साहब थे और वो सल्फाइड ऐश के निष्कर्षण प्लांट में काम करते थे। नाम क्या है? फेन उत्प्लवन विधि। अभी उत्प्लवन का मतलब होता है तैरना, अब फेन का मतलब तो तुम समझता होगा क्या होता है? झाग। तो हुआ ये कि इंजीनियर साहब के प्लांट में वो काम करते थे, तो इंजीनियर साहब अपना कपड़ा उपड़ा ला के और काम वाली जो आंटी थी उसको दे दिए और बोले इसको साफ कर दो। तो काम वाली आंटी डेली साफ करती थी। तो एक दिन इंजीनियर साहब देखे कि जब ये डिटर्जेंट डाल के और उसमें जब अपमार्जक डाल के और जब उसमें कपड़ा वो डाली तो उसके ऊपर में ब्लू ब्लू कलर का एक परत जम जाता था। किस कलर का? ब्लू ब्लू कलर का एक परत जो है फेन के ऊपर जम जाता था। तो वो पूछे कि ये कब से हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ है? तो बोले पता नहीं साहब, सिर्फ आप ही का कपड़ा साफ करते हैं तो ऐसा होता है, बाकी लोगों के कपड़े में तो ऐसा नहीं होता, यही डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, यही अपमार्जक यूज करते हैं। तब उस इंजीनियर ने दिमाग लगाया कि बहुत आसानी से झाग के द्वारा सल्फर को बाहर निकाला जा सकता है। किसके द्वारा? क्योंकि वो जो ऊपर का जितना भी परत था वो सब क्या था? सल्फर था। तो समझो कि जिसमें करोड़ों अरबों रुपए लग रहे थे वो काम 2 रुपया में भी हो सकता है, 1 रुपया में भी हो गया। और बहुत आसानी से झाग के द्वारा सल्फर को क्या किया गया? बाहर निकाल। इसी को कहते हैं फेन। फेन का मतलब हो गया झाग और उत्प्लवन का मतलब होता है तैरना। सल्फर जो है झाग के ऊपर तैरने लगा, इसीलिए कहते हैं सल्फर को फेन उत्प्लवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसके बाद वो पूरा प्लांट जो है बंद हो गया और इसको इस विधि द्वारा बहुत आसानी से फेन जनरेट करके सल्फर को शुद्ध किया जाने लगा। ठीक है। तो कभी कभी इस कहानी से आप सीखिए कि कभी कभी वो चीजें, बहुत सस्ती चीजें सामने होती है लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। तुमको सच बताएं चला, पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे प्लान की जरूरत है। ये लेकिन गांव घर के लोग समझते नहीं है। कौन नहीं समझता? हम जो अपने जीवन में रीड किए हैं, वो लोग जो कम एजुकेटेड हैं, जिसको जीवन का कम समझ है, उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। बड़ा दुकान में मन लगेगा, वो कहेगा बड़ा दुकान होगा तब ना मन लगेगा, बड़ा दुकान होगा तब ना ज्यादा पैसा आएगा। नहीं, बड़ा प्लान होगा तो ज्यादा पैसा आएगा। ये हमेशा तुम ध्यान में रखना। और कभी भी माँ पिताजी के दिए हुए पैसे से या लोन लिए हुए पैसे से कोई भी धंधा बड़ा नहीं किया जा सकता है स्टार्टिंग में। जब तुम मैच्योर हो जाओगे तब तुम लोन लो, तब तुम प्रमोटर लो, उत्प्रेरक लो अपने घर से, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन आप कभी भी ध्यान रखना चला, बहुत पैसा लगा के बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं किया जा सकता है, बड़े प्लान से बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। लेकिन ये बात लोग समझते नहीं है और पिताजी को इस बात का प्रेशर देते हैं कि फलना जमीन बेच के हमको इतना लाख रुपया दे दीजिए, हम ई धंधा कर लेंगे तो ई से ऊ हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ होना बिल्कुल भी नहीं है, ये बात तुम जान लो। तो कहते हैं चला, सल्फाइड ऐश का निष्कर्षण किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लवन विधि द्वारा। लिख लीजिए एक लाइन, सल्फाइड ऐश का निष्कर्षण फेन उत्प्लवन विधि द्वारा
होता है। सल्फाइड गैस का निष्कर्षण किस विधि द्वारा? हीन उत्प्लवन विधि द्वारा होता है। अब देखो चला, ये हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं। अमोनिया, मूत्र की गंध किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण। मूत्र की जो गंध होती है किसके कारण होती है? अ, अमोनिया के कारण। कहते हैं हैबर विधि द्वारा NH3 अमोनिया गैस बनाने के लिए लोह चूर्ण का उपयोग। अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो जाता है, परंतु उस यौगिक के गुणों पर आयरन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो उत्प्रेरक है, इस पर किसी भी अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यह अभिक्रिया की दर को क्या करेगा? बढ़ा देगा। बढ़ा देगा, घटा देगा? बढ़ा देता है। तो आयरन उत्प्रेरक का शुद्ध नाइट्रोजन या हाइड्रोजन के 1:3 के मिश्रण को गर्म किया जाए तो किसका निर्माण होगा? अमोनिया। देख लो, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये 1:3 में गर्म करिएगा तब ना अमोनिया बनेगा। कितना अनुपात? कितना? 1:3 में गर्म कीजिएगा तो क्या बनेगा? अमोनिया। और ये विधि क्या कहलाती है? हैबर विधि। संपर्क विधि द्वारा क्या बनाया जाता है? H2SO4। कौन चूर्ण की उपस्थिति में? प्लेटिनम चूर्ण की उपस्थिति। लेकिन एक एक बात यहां लिख लो चला, लिखना। हेलो, प्रणाम, बोलिए। हाँ हाँ, आज का दिन स्पेशल ना है। हाँ, 10 बजे। वहां पहुंचना है कि यहाँ? अच्छा ठीक। हाँ ना, ठीक। हाँ ना, ठीक है, हम भी पहुंच जाएंगे। ओके। हाँ ना, ठीक है। ठीक। हाँ ना, पोस्टपोन्ड है, सब क्लास सस्पेंड। ठीक है। हाँ ना, सब क्लास सस्पेंड। ठीक। अरे वो चला, जमीन लिए हैं यहाँ बगले में, उसमें नहीं बोले थे तुम लोग कोचिंग शिफ्ट करना है? एगो आदमी इतना गलत है कि मन तो करता है मारे मुंह है मुंह। मतलब रास्ता उसी के जमीन से होके जाना था, पहले बोला था हाँ हमको कोई दिक्कत नहीं है, बाद में बोलता है हमको इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। उसी का आज कुछ मामला था। यहीं बगले में, ये देख रहे हो ऋषिकेश सर वाला जो बिल्डिंग है, आरसी राम हॉस्पिटल के बाद। अरे ये आरसी राम हॉस्पिटल जो है यहाँ, बाजार समिति मेन गेट से इधर, राम रतन हॉस्पिटल, उसके जस्ट बाद। इतना ही बड़ा है, और इसमें थोड़ा सा इससे बड़ा ही है, तो हम सोचे कि उसको एक कॉरपोरेट ऑफिस बनाएंगे जिसमें सारा पब्लिकेशन, बिग बूस्टर वगैरह, सारा क्लासरूम वगैरह सब एक जगह रहे। अपना जमीन में होगा चला तो अब रेंट नहीं लगेगा, थोड़ा सा हमको भी आसानी होगा, और बच्चों को भी पैसा छोड़ने में हमारा आसान, मतलब लगेगा नहीं कि रेंट देना। रेंट जब देने नहीं है तो फिर टेंशन क्या लेना है। लेकिन तुम लोग से तो फीस ले लिए हैं, अब वो कम हो नहीं सकता है। लेकिन आने वाले बच्चों के लिए फीस थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि अपना मकान आप चला जमीनों लिए हैं तो तुम ही लोग के पैसा से लिए हैं। ये बात हम रियलाइज करते हैं, इसलिए कोशिश करेंगे कि उसमें बहुत सारी चीजें हो जो बच्चों के लिए हो। लाइब्रेरी, फ्री लाइब्रेरी की व्यवस्था हो, फ्री बुक्स की व्यवस्था हो, कंप्लीट लड़कियों के लिए अलग वेटिंग, मतलब एक कॉरपोरेट ऑफिस। तुम जब घुसोगे तो तुमको ये लगेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रांगण में घुस गए हैं, ठीक है ना? वैसा फीलिंग में। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 प्लेटिनम चूर्ण की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एक होता है KClO3, पोटेशियम क्लोरेट को अधिक ताप पर गर्म कर किसका निर्माण किया था? एल्यूमिना का। वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी समझते हो? नहीं। वनस्पति तेल, वनस्पति तेल एक अलसी होता है, चला जानते हो? कल हम बताना भूल गए लाइव में, अलसी होता है चिकना, जानते हो चिकना? अलसी से भी चला ये बनाया जाता है, इसको फ्लैक्स कहते हैं इंग्लिश में। इससे मोटी रस्सी और कपड़े बनाए जाते हैं।
अलसी कहीं पर लिख लो, अलसी से मोटी रस्सी और कपड़े बनाए जाते हैं। हाँ, मोटी, अरे भावनाओं को समझ चुटते हैं। हो गया। हाँ, अमोनिया चला, जो अमोनिया का निर्माण है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। पीछे भी हम तुमको ये बात हाईलाइट किए थे। अमोनिया का जो निर्माण है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ये जो अमोनिया बनता है ना, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, अब प्रोडक्ट से फिर क्या बनेगा, रिएक्टेंट बनेगा। तो लिख लो, अमोनिया का निर्माण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अमोनिया का निर्माण उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? अब देखो, गन्ने के शक्कर से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाने में किसका उपयोग करते हैं? यहां मिसिंग है, चला, ये फॉन्ट बदल गया है। किसका उपयोग करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। देखो लिखा हुआ होगा, इन तुम्हारे में लिखा हुआ होगा, इन्वर्टेज एंजाइम का उपयोग करते हैं, यही उत्प्रेरक होता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए क्या बनाते हैं? जाइम। हम बताए थे, चला, जब ग्लूकोज से, किससे, ग्लूकोज से यानी C6H12O6 से C6H12O6 ग्लूकोज से जब इथाइल अल्कोहल बनाया जाता है तो किसकी उपस्थिति में? जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, खमीर की उपस्थिति में, ईस्ट की उपस्थिति में, तो ये बना देता है इथाइल अल्कोहल। अब प्लस महा भी आई कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रक्रिया ने किण्वन कहलाती है। तो आपको पूछ देगा कौन गैस का निर्माण होता है किण्वन की प्रक्रिया में? कौन गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन गैस का चला? कार्बन डाइऑक्साइड। इथाइल अल्कोहल जो निर्माण होता है वो किसकी उपस्थिति में? ग्लूकोज की उपस्थिति में। ग्लूकोज टूटता है तब इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। उपस्थिति होती है जाइमेज एंजाइम या खमीर की। ये जो है ये उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? कभी कभी चला एगो चीज पूछ देता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मेरे पास चला जितना कंटेंट है हम सब देंगे ना, तो 4 लाइन पढ़ाएंगे तब तक ढेरी लाइन बता देंगे। ई मत जोड़ना कि सर 3 लाइन तक पढ़े हुए किए हैं। मेरे पास और भी कंटेंट है, जैसे जो किताब में नहीं है लेकिन क्वेश्चन है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट समझते हो? डिहाइड्रेशन समझते हो क्या होता है? अरे पेट वेट खराब हो जाता है तो हम लोग की कहते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया। टी का मतलब होता है नहीं रहे, हाइड्रेशन का मतलब होता है जल। मतलब जल नहीं रहता, या तो उल्टी हो जाता है या तो पीछे से बहुत तेजी से निकलता है लिक्विड फॉर्म में। तो कहते हैं चला डिहाइड्रेशन का मतलब होता है जल की कमी। और यहां पर अगर किसी रिएक्शन में मान लो तुमको लगता है यह जल कम है, तो वहां पर हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में निर्जलीकरण कहते हैं इसको। हिंदी में क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। और निर्जलीकरण के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग H2SO4 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। लिख लो, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। लिख दें क्या हो? डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। लिखे के लिए, के लिए H2SO4, H2SO4 या बोर्ड पर लिखा हुआ है यहां कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं। पता चला अमाशय से प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने के लिए कौन एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक के लिए। दूध के लिए तो सबको पता होगा, दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लैक्टिक वैसिली का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो उत्प्रेरक चला क्या करता है? अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। लेकिन चला इसमें एक और बात जो नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता है, उसको भी देख लेंगे हम लोग। उत्प्रेरक दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्प्रेरक दो प्रकार का, एक प्रमोटर, एक विष। उत्प्रेरक कितने प्रकार का? एक होता है प्रोमोटर, त्वरक कह सकते हैं। एक होता है पॉइजन, विष कह सकते हैं। यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। एक मिनट, होल्ड ऑन। उत्प्रेरक का जो रियल वर्ड तुमको देगा वो देगा वर्धक, हिंदी वाले। वर्धित समझते हो ना? आवर्धित, बड़ा करना कि छोटा करना? बड़ा करना। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, और ये अभिक्रिया की दर को हटा देता है। बोलिए चला। एक होता है वर्धक और एक होता है विष। लिखे? अभिक्रिया की दर को जो बढ़ा दे उसे क्या कहते हैं? वर्धक। अभिक्रिया की दर को जो घटा दे उसे क्या कहते हैं? विष। बोला हो राजा? अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे वर्धक, अभिक्रिया की दर को घटा दे विष। क्वेश्चन चूंकि अब कथन निष्कर्ष वाला आता है तो कथन टाइप का दे देगा, कहेगा बताओ उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, ये कथन है। निष्कर्ष है वर्धक अभिक्रिया, उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, कथन दे देगा। निष्कर्ष दे देगा तो वर्धक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और विष अभिक्रिया की दर को घटा देता है। तो अब कहेगा बताइए कथन के अनुसार निष्कर्ष सही है कि गलत है? कथन निष्कर्ष से मेल खाता है कि नहीं खाता है? कथन निष्कर्ष से मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा है? उस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो उसके लिए तो आपको तैयार रहना होगा, उत्प्रेरक को अच्छे से समझना होगा। पहले यही उत्प्रेरक हम चला पढ़ाते थे 5 मिनट में। ये चैप्टर हम पढ़ाते थे एक 30 से 35 मिनट, पूरा चैप्टर खत्म, कुछ है ये नहीं है। लेकिन अब बहुत कुछ है। अब जब कथन निष्कर्ष पूछने लगा तुमको उत्प्रेरक को भी बढ़िया से समझना होगा। उत्प्रेरक बताओ बढ़ा देता है कि घटा देता है कि परिवर्तित करता है? अगर बढ़ा घटा में कोई एक चुनना होगा, बढ़ा देता है। अब प्रमोट वर्धक का काम है बढ़ाना, विष का काम है घटाना। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की प्रक्रिया निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है और यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। कहाँ लिखा है? लिखो न। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के एक मिनट, थोड़ा और मामला एक में गड़बड़ है। अब बोलो क्या गड़बड़ है? एगो चीज बताओ, एक बात बताओ तुम, देखो चला हम कितना बढ़िया पढ़ाते हैं तुम लोग, लेकिन मेरा वैल्यू नहीं देता है। वैल्यू देता है? बैच में एडमिशन होगा तब ना बुझेंगे। वैल्यू दे रहा है। आना कोई बात नहीं, चला बैच में एडमिशन हो ना हो, जितने हमारे प्यारे छात्र हैं वो हमारे लिए प्यारे रहे और हम उनके लिए प्यारे रहे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। C2H4 और H2 ये अभिक्रिया किया तो क्या किया? ये क्या किया? ये असंतृप्त न है, ये क्या है? संतृप्त न है। तो जो वनस्पति तेल होता है, जो वनस्पति में पाया जाता है चला, वो असंतृप्त होता है। क्या होता है? उसको हम लोग संतृप्त भी बना देते हैं। कृत्रिम घी बनाते हैं मतलब संतृप्त बनाते हैं।
और यह प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण क्यों कहलाती है? क्योंकि हाइड्रोजन जब जुटता है तभी ना असंतृप्त से संतृप्त बनता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है। हाइड्रोजनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुटना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुटना। जो नाम होगा वही काम होगा, बोलवे नहीं करेगा। तो लिखना वनस्पति तेल, वनस्पति तेल, ब्रैकेट में लिखना असंतृप्त, असंतृप्त। लिखा असंतृप्त। को संतृप्त बनाने के को कृत्रिम घी, वनस्पति तेल ब्रैकेट में असंतृप्त लिखा, को कृत्रिम घी, कृत्रिम घी ब्रैकेट में लिखना संतृप्त, संतृप्त बनाने के लिए निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? काहे कहलाती है हाइड्रोजनीकरण? ही बूझा कि नहीं? क्योंकि हाइड्रोजन जुटेगा तभी ना असंतृप्त संतृप्त बनेगा। बोलवे नहीं करेगा, बोलो दे। कौन उत्प्रेरक की उपस्थिति में? निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हाइड्रोजनीकरण मतलब असंतृप्त से क्या बनाएगा? संतृप्त। बोला हो राजा? बुझा कि ना? नहीं बुझा? अब उत्प्रेरक हम अपने हिसाब से तो पढ़ा दिए हैं, बाकी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आज की कार्रवाई यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। हाँ, रात में मिलते हैं, रात में मिलते हैं ऐसे बोल रहा है जैसे अगर हम किए हैं। आज की शाम फिर से आ रही हैं मशहूर अदाकारा। एगो देखो क्या लिखा है, एगो लिखा है सर जो आपका क्लास नहीं किया उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। छोटा देखो एगो लिखता है मक्का में अधिक मेहनत है। आप नहीं जानते हैं खेती के बारे में। खेती के बारे में तो हर ससुर से ज्यादा जानते हैं। क्लास 9 तक चला, मेरा नाम था हैंडल। काहे जानते हो? पंप सेट चलाते थे हम सबके खेत में जा जाके। क्लास 5 से लेके क्लास 9 तक मेरा नाम ही सब रख दिया था हैंडल, क्योंकि पंप सेट हम भाड़ा पे, अब मेरा पंप सेट था वो चलाते थे। हमारा छोटा कहता है मक्का में बहुत मुंह में लाठी ठूस के